जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज से हम लोग अपना सीटेड जुलाई के लिए पेपर 2 के लिए साइंस का क्लास अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक चैप्टर आपका हो चुका है डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है ना। और आज की इस क्लास में हम लोग साइंस का पहला दिन है हमारा। ठीक है ना। इस पहले दिन में हम लोग फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है। मैं आप लोगों को लगभग 55 क्लास साइंस की 55 चैप्टर होते हैं। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को मिला करके एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट सेशन होगा, जिसमें पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो इस सीरीज़ को अगर आप लोग अंत तक फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा नंबर आने वाला है साइंस में। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा फोर्स के बारे में। फोर्स होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, फोर्स क्या होता है, एक आभास होता है। ये किस तरीके का होता है, ये पुलिंग या फिर पुशिंग नेचर का होता है। पुल करना, पुश करना या फिर पुल करना, खींचना। ठीक है ना। तो देखिए, बल क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है ना। फोर्स आर पुलिंग आर पुशिंग इन एक्शन में। ठीक बोल दिया, इतनी समझ में आ गया। तो पहले तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। यहीं लगे हाथ जहां से क्वेश्चन बनता है उस पर मैं पहले बात कर लेता हूं। जो बल होता है उसकी यूनिट की बात करें तो ये न्यूटन होता है। ठीक है। एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। ठीक है ना। अच्छा, अब जब हमने बल आरोपित कर दिया तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है वस्तु के ऊपर, उस पर अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो देखिए, बल लगाने से वस्तु के ऊपर में कई तरीके के प्रभाव पड़ता है। कैसे, अगर मान लो कोई वस्तु है वो विरामावस्था में है तो वो गति की अवस्था में आ सकती है। समझ रहे हो। जैसे ये पेन जो है मेरे हाथ पे अभी विरामावस्था में, मैंने क्या किया, इसको धक्का लगाना शुरू किया, ये देखो गिर जाएगा तो टूट जाएगी। ठीक है ना। धक्का लगाया तो ये गति की अवस्था में आ गया। मतलब बल लगा करके वस्तु की विरामा अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। या फिर और क्या काम कर सकते हैं, मान लो ये गति करते हुए पेन मेरी तरफ आ रही थी, मैंने बल लगा करके, जोर लगा करके इसको रोक दिया, तो दूसरा काम क्या किया जा सकता है, गति करती हुई वस्तु को बल लगा करके रोका जा सकता है। ठीक है। तीसरा काम क्या है, अगर मैं मान लो दोनों तरफ से बहुत अधिक बल लगाऊं और ये टूट जाए पेन, ये तो इसकी आकृति भी बदली जा सकती है बल लगा करके। ठीक है ना। तो बल क्या क्या प्रभाव डालता है, देखिए, वस्तु की गति की स्थिति को बदल सकता है। ठीक है ना। और क्या है, गति बढ़ा सकता है या कम कर सकता है या पूरी तरीके से रोक सकता है। इतनी बात आपको समझा दी है मैंने। चलो, ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं मैं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना। और यकीन मानिए अगर अभी से आप लोग डेली क्लासेस देखते रहेंगे, पिछला आप लोग जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स रहे हैं। मैं बिल्कुल पेड क्लास की तरह एकदम चैप्टर वाइज क्लास चलाता हूं। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, अगला क्या है, बल वस्तु के आकार को बदल देता है। जैसे देखिए, ये क्या है, ये स्प्रिंग था, आपने इस पे बल लगाया, पहले ये छोटा था ये बड़ा हो गया। जैसे आप लोगों ने घर में आटा देखा होगा, इस तरीके से होता है। आपने मसल्स का इस्तेमाल किया, बेलन चलाया, बल लगा करके उसकी आकृति को गोल करके रोटी बना देते हो। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो कैन की बोतल होती है, उसको जोर से अगर हथौड़ा मारो तो इसकी आकार में परिवर्तन आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वो सुक्ता बोलते हैं उसको, जिससे हम लोग स्पंज होता है जो, उसको अगर दबा दो तो इस तरीके से शेप चेंज हो जाता है। तो बल लगा करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं, गति की अवस्था में परिवर्तन, विराम की अवस्था में परिवर्तन, साथ ही साथ उसके आकार में भी हम लोग परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है ना। इतनी बात समझ गए, सिंपल सा। यहाँ ये हर एक बात से क्वेश्चन बनता है सीटेट में। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की। ठीक है ना। कि बल के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। बल के प्रकार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। बलों के प्रकार में आपको क्या याद रखना है, पहली बात आप याद रखोगे कि बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी कि फोर्स देयर आर टू टाइप्स। ठीक है ना। पहले आपको देखना है कि वो दो तरह के बल कौन से होते हैं। पहला होता है ऐसा बल जिसको किसी वस्तु पे आरोपित करने के लिए हमें वस्तु को क्या करना पड़ता है, टच करना पड़ता है, कांटेक्ट में आना पड़ता है वस्तु के। तो पहला जो तरीका हो गया बल आरोपित करने का, संपर्क बल बोला जाता है उसको, यानी कि कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। और दूसरा क्या होता है फिर इसका जस्ट अपोजिट,
ऐसा भी दुनिया में बल पॉसिबल है कि हम वस्तु को छुए ना और उस पर बल आरोपित हो जाए? हाँ, होता है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है ना। तो दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आता है, पहला आपका आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। दो बल टाइप में बताओ कौन कौन से होते हैं? कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, संपर्क, असंपर्क। ठीक है, हिंदी भी समझ गए। अब जरा थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। कॉन्टैक्ट बल कौन से टाइप के होते हैं? वे बल जो तब कार्य करते हैं जब हम वस्तु को भौतिक संपर्क में लाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो इसकी बात करता हूं मस्कुलर फोर्स की, जैसे हमारी बॉडी, पेशीय बल हिंदी में बोला जाता है, पेशीय बल। पेशीय बल अगर आपको आरोपित करना है, जैसे मान लो मुझे आपको मुक्का मारना है, तो क्या मैं हवा में केवल ऐसे हाथ फेरूंगा तो आपको चोट लगेगी? नहीं लगेगी। उसके लिए मुझे आपके फेस को टच करना पड़ेगा। तो आपका फेस और मेरा हाथ जब टच में आया तब जाकर के फोर्स अप्लाई हुआ और आपके शकल की वो स्पेस बदल गया। ठीक है ना, मतलब शेप बदल गया। तो इसको बोलते हैं कि कांटेक्ट में आने के बाद फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो आपका एक एग्जांपल तो पेशीय बल हो गया। तो आपसे पूछेगा 4-5 एग्जाम्पल देकर के पूछेगा कि इसमें कौन सा कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है, कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो देखिए पेशी यानी कि मस्कुलर फोर्स जो होता है आपका किस में आता है? संपर्क बल में आता है। और कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा बताओ, घर्षण चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, घबराइएगा मत। तो घर्षण बल तभी आरोपित होता है जब दो सतह आपस में टच करती हैं बिना टच के। जैसे टेबल के ऊपर अगर ये बुक होती है, इसको बुक को अगर टच नहीं कराओगे तो उनके बीच घर्षण नहीं लगेगा। तो जब भी दो वस्तुओं को संपर्क में आने के बाद बल आरोपित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल। इतनी बात समझ गए? चलिए ठीक है। अब इसका दूसरा रूप आ जाते हैं। पहला आप समझ गए ना, दोनों को एकदम याद कर लेना, मैं बता रहा हूं बहुत पूछा जाता है। अभी इसको समझा देता हूं आपको। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड टाइप होता है कौन सा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल। अब असंपर्क बल कौन सा बल हो गया? वे बल जो बिना सीधे संपर्क में आए क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे आपको मैंने, देखो ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट यहां है। कई बार आप लोग बचपन में खेले होंगे, मैग्नेट को दूर से ही इतने पे छोड़ो, मैग्नेट जो होता है आयरन की चीजों को या दूसरे मैग्नेट को खींच लेता है, बिना संपर्क में आए ही खींच ले रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि वह कौन सा बल जो बिना संपर्क में आए खींच ले। और दूसरा, जैसे मान लो हाई टेंशन की तार आपके घर के सामने पोल से जा रही है, आप कई बार छतरी लेके जाओ, उसके पास ले जाओ, बारिश के मौसम में बिना संपर्क में आए खट्टे से खींच लेता है, तो वो भी नॉन कॉन्टेक्ट में आ जाता है, विद्युत चुंबकीय बल जो हो गया। ठीक है ना। तीसरा कौन सा आता है? गुरुत्व बल। जैसे अगर मैं यहां से पेन छोड़ूं तो ये सीधा नीचे चली जाती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण तो नीचे अर्थ से टच नहीं है, लेकिन ये बल आरोपित हो रहा है। तो दुनिया के इस तरह के जितने भी बल होते हैं जिनको दो सतहों को टच किए बिना ही आरोपित किया जा सकता है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं बताइए? उसको हम लोग रखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि असंपर्क बल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना, समझ गए? एग्जाम्पल तीनों याद कर लो। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया नॉन कॉन्टैक्ट, दूसरा चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर बल। ठीक है ना, स्थिर विद्युत बल यहां लिख लीजिए, वैद्युत होता है। ठीक है ना, तो स्थिर वैद्युत बल हो गया, तीन टाइप के नॉन कॉन्टैक्ट में हो गया। ठीक है ना। जब मैं आप लोगों को फ्रिक्शन वगैरह चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किस टाइप में था, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, तो ये आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद प्रेशर शुरू होना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। एक आता है बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। आप मुझे बताओ, आप लोगों ने स्कूल के टाइम में रस्साकसी यानी कि टग ऑफ फोर्स का गेम तो जरूर खेला होगा जब आप लोग स्कूल में रहे होंगे। उसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे इधर से रस्सी को खींचते हैं, कुछ इधर से। ये आपके एनसीईआरटी की फोटोग्राफ्स हैं, कुछ दोनों साइड से खींचते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, मान लो दोनों तरफ मजबूत लड़के हैं, बराबर बल लगा दिए, इधर से भी मान लो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो गया, तो क्या होता है, रस्सी एकदम से अडिग हो जाती है, ना तो इधर जाती है ना इधर जाती है। तो इसी को बोला जाता है कि इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो हिंदी में क्या बोला जाता है, बैलेंस फोर्स, इंग्लिश में बोला जाता है संतुलित बल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित बल की कंडीशन हो गया। ठीक है ना। अच्छा, कई बार बहुत असाधारण क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मान लो, एक चीज ये रखना,
बल लगाने के बाद वस्तु का जो दिशा होती है मूवमेंट की बल की ही दिशा में होती है। जैसे ये पेन है, अगर मैंने इसको अपनी तरफ से आपकी तरफ इधर फोर्स लगाया तो इसके अंदर वस्तु के अंदर मूवमेंट भी उधर ही होगी। तो बल लगाने पर बल वस्तु जो होती है बल की दिशा में ही विस्थापित होती है। ठीक है ना, ये समझ गए। अच्छा ठीक है, अगर देखो कई बार और पूछ लेता, जैसे एक जो चीजें नहीं भी लिखी हैं उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, जैसे आपके सामने एक बॉक्स रखा है, खाली ये बॉक्स है। ठीक है ना, कहेगा स्वतंत्र रूप से रखे हुए बॉक्स पर कितने बल आरोपित होते हैं? क्या एक बल लगता है? नहीं जी, एक नहीं लगता है। इस पे एक तो mg लगता है, mg इसकी मास, और पृथ्वी जिससे खींची हुई है वो mg लगता है। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक है ना, साथ ही साथ वायु का प्रेशर इधर उधर से लगते हैं, और क्या होते हैं, वस्तु और सतह के बीच क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है। तो 3-4 बल, यानी कि आप ऐसे याद रखो, जब वस्तु स्वतंत्र अवस्था में रखी है तो उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, गुमराह नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि फ्री भी वस्तु रखी है टेबल के ऊपर, कोई बुक भी फ्री में रखी हुई है तो भी वो क्या करेगा, उस पर कई सारे बल काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, बाकी चीजें उसके क्वेश्चन के पूछने के तरीका पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो संतुलित बल, असंतुलित क्या हो जाएगा, मान लो इधर गर्ल्स जो है इनके पास ज्यादा ताकत आ गई, इन्होंने खींच लिया रस्सी को इधर, तो अब बल असंतुलित हो जाए। जब बल असंतुलित होता है तो विपरीत दिशा में जाना शुरू कर देता है जिधर बल आरोपित किया जाता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। मम्मी अभी थोड़ी देर में करते हैं, अरे ठीक है ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रेशर। ठीक है ना, तो दूसरा चैप्टर आपका आ जाता है प्रेशर, यानी कि दाब। दाब क्या होता है उसकी मैं गणना कर लेता हूं। सिंपल सी बात याद रखो, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, जैसे अगर आप बल आरोपित कर रहे हैं तो देखिए दाब क्या होता है, दाब, एक मिनट थोड़ा सा दिक्कत आ गई, कोई आ गया था। चलो, दाब क्या होता है, दाब को हम लोग परिभाषित करते हैं, बल किसी वस्तु पर अगर आप बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या होता है, दाब आरोपित होता है। जैसे मान लो ये क्षेत्रफल है, इस पे मैंने बल आरोपित किया, ठीक है ना, बल आरोपित करा, ये इसी दिशा में चला जाता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बस आप इतनी सी बात याद रख लो, दाब क्या होता है, बल अपान क्षेत्रफल होता है। तो अब मुझे ये बताओ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, तो बल की यूनिट बटा क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो सिंपल से आप याद रख लोगे कि जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है ना, क्या याद रखोगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो दाब एकदम से याद हो गया आप लोगों को। अच्छा, अब दाब क्या होता है, जैसे ये देखो एग्जाम्पल देख लो, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे पहले थोड़ा और समझाता हूं। तो दाब जो होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब जो ऊपर है ना उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। प्रेशर जो होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो ये दोनों बात आप लोग याद रखोगे। अब इनवर्सली का क्या मतलब हो गया कि अगर जो क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। मैंने क्या बोला, क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। ठीक है ना, तो देखो कई बार हम अपने डेली लाइफ के चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें इस लकड़ी के बेड पे कील ठोकनी है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, कील की जो नोक होती है उसको पतला कर देते हैं, तो उसका एरिया घट जाता है, तो बल आसानी से लग जाता है और ये इसके अंदर चली जाती है। ठीक है ना। दूसरा, आप लोगों ने जो बच्चे सीटेट दोबारा दे रहे होंगे उनको तो ये बात बहुत रटी होगी कि कुली वाले क्वेश्चन से कितना पूछता है। आपसे पूछता है कि कुली जो होता है अपने सर पे कपड़े का एक टुकड़ा रखता है, क्यों रखता है, ताकि ये जो संपर्क क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल को इंक्रीज कर दे, और क्षेत्रफल अगर बढ़ा तो प्रेशर क्या हो गया, घटा। ये याद रखना। तो दाब को कम करने के लिए कुली अपने सर के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए क्या करता है, टुकड़ा लपेट लेता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखोगे आप लोग, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। देखो क्या कह रहा है, दाब उस बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर इसे लगाया जाता है। दाब कहां निर्भर करता है, जिस पर उससे लगाया जाता है, उस पर लगने वाले बल पर और क्षेत्रफल पर। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो दाब लगता है उसकी दिशा क्या होती है, बल लगाए गए बल के ही दिशा में दाब भी लगता है। अगर मेरा हाथ है, मैं इसको नीचे की तरफ दबा रहा हूं तो ये बल भी नीचे की तरफ ही लगता है और इधर ही दाब भी लगता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे।
चलो अब देखिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है। कहता है तेज चाकू कुंद चाकू की तुलना में अधिक दाब डालता है, क्यों? क्योंकि चाकू की धार क्या करते हैं हम लोग, रगड़ रगड़ कर कम कर देते हैं, क्षेत्रफल कम कर देते हैं। तो क्षेत्रफल जब छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, तो दाब अधिक लगाने लग जाता है। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए एक दो बार कई बार क्वेश्चन जो है इससे बना हुआ है, फ्लूइड से, कि अगर स्वतंत्र रूप से किसी भी बकेट में, किसी भी बोतल में पानी रखा हुआ है तो वो बोतल के हर तरफ क्या करता है, दाब अप्लाई करता है। इधर भी प्रेशर अप्लाई करेगा, इधर भी समान दाब अप्लाई करेगा। ठीक है ना, ये बात समझ गए। इसका मतलब अगर आप देखो बोतल में, ये एनसीईआरटी की फोटो है, बोतल में अगर आप सेम जगह पे छिद्र करते हैं, ठीक है ना, एक ही लेवल अगर सेम है और छेद सेम करते हैं तो लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा, समान होगा, समान प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है ना। तो कई बार पूछेगा पानी कितनी दूर पे जाएगा, तो समान दूरी पर प्रेशर के साथ पानी भी फेंकेगा। ये एग्जांपल करके देख सकते हैं आप। लेकिन एक बात सुनो, दूसरी बात ये होती है कि जब हम अगर मान लो पानी की सतह को बढ़ा दें, ऐसे याद करो, इससे नहीं समझ पाओगे। ये मैं बताता हूं, ये बकेट बना दिया, ठीक है ना, इसमें मैंने सोचो कि पूरा का पूरा पानी भर दिया। जब मैंने इसमें पानी पूरा भर दिया और इसमें मैंने 3 छेद किए, एक हमने एकदम नीचे कर दिया, ये मान लो ए है, दूसरा पोजीशन ये बी का है, ठीक है ना, तीसरा पोजीशन ये सी का है, ठीक है ना, 3 जगह मैंने इस पे क्या किया, छिद्र कर दिया। ठीक है ना। तो याद रखना जो सबसे नीचे होगा वो जो होता है, जो सबसे नीचे होता है उस पर जो प्रेशर लगता है सबसे अधिक लगता है। मैं बोल के बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन है दिखा दूंगा। सबसे नीचे वाले पे प्रेशर सबसे अधिक, उससे कम लगेगा दूसरे वाले पे, सबसे कम लगेगा तीसरे वाले पे। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो है कि वाटर का प्रेशर तो हो गया, सबसे दूर पानी कौन फेंकेगा, तो जो सबसे नीचे होगा जिस पे प्रेशर अधिक लगेगा वो पानी सबसे दूर फेंकता है। ये ऐसा फिगर बनता है, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, तो ये याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं रखोगे। ठीक है ना। तो बर्तन की सतह पर वाटर लेवल जितना अधिक होता है, दाब उतना अधिक पड़ता है। ठीक है ना। तो यहां पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बातें बता देता हूं आपको दाब से रिलेटेड। आपसे पूछता है वाहनों के चौड़े टायर दबाव कम करने के लिए बनाया जाता है और नरम सतहों पर धंसने से बचने के लिए बनाया जाता है, ये पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछता है जो सिरिंज होती है, सिरिंज इसके सिद्धांत पर काम करती है, तो दाब के सिद्धांत पर काम करती है। आप लोगों ने देखा इंजेक्शन लगाने के लिए पीछे खींचता है तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, तो जिससे दाब लगा करके किया जाता है। तो डेली लाइफ से टीचिंग एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये समझ गए। चलिए एक दो बातें और मैं पहले बता देता हूं। जैसे अगर ये कोई वाटर है, इसमें कोई मान लो पिंड है, ठीक है ना, अगर ये वाटर में कोई पिंड पूरी तरीके से डूब जाता है तो एक उत्प्लावन बल का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा होगा। उत्प्लावन बल क्या काम करता है, किसी वस्तु को पानी में डूबने से रोकता है। अगर सपोज करो ये गुटका पूरी तरीके से डूब गया, इसका मतलब जो उत्प्लावन बल था, अब थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना, बायोन्स फोर्स बोलते हैं, बायोन्स फोर्स क्या हो गया, ये कम हो गया होगा, तभी नहीं उठा पाया उस चीज को। अगर बायोन्स फोर्स बराबर हो जाए तो पूरी वस्तु सतह पे तैरेगी, बायोन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो वह वस्तु को डूबने ही नहीं देगी। ठीक है ना। तो याद रखना बायोन फोर्स क्या करता है, किसी वस्तु को द्रव में डूबने से रोकता है। ठीक है ना, ये बात याद रखोगे। अच्छा ये क्या काम करता है, ये चीजें समझ गए आप लोग। चलो इतना सा क्वेश्चन आएगा तो उसको समझा दूंगा। वैसे मैं बायोन फोर्स और डेंसिटी याद रख लो, बायोन्स फोर्स और डेंसिटी का एक अलग चैप्टर ले लूंगा, क्योंकि इससे भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कॉन्सेप्ट भी वहीं सिखा दूंगा। ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए आज अब हमने थ्योरी समझ लिया, अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर देखो पूछा गया था। पहला तो सिंपल सा है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए प्रेशर यानी कि दाब बराबर क्या होता था, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा, ये सीरीज टिल द एंड, जब मतलब ये कोर्स मैं आप लोगों को जो पेड क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, ये जून तक आप लोगों को खत्म करवा दूंगा। उसके बाद मैराथन क्लास और सारी चीज़ें कराएंगे। जुलाई में फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम होता है। ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है। बताओ क्यों होता है। क्योंकि बैग द्वारा लगाया जाने वाला बल बढ़ जाता है। पहली बात तो देखिए चौड़े पट्टे पतली पट्टी की बात होती है तो बल की गणना नहीं बल्कि गणना होती है दाब की, तो ये ऑप्शन नहीं है।
इसमें कह रहा है बैग द्वारा लगाए जाने वाला दाब बढ़ जाता है। अगर दाब बढ़ जाता है तो काम आसान थोड़ी होता है, काम तो टफ हो जाता है। ये उल्टा बोला, ये भी नहीं होगा। कह रहा है बैग द्वारा लगाए जाने वाला बल घट जाता है। बल की कोई चर्चा ही नहीं होती है, चर्चा होती है दाब की यहाँ पे, ठीक है ना। कह रहा है बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है। हाँ बिल्कुल घट जाता है, तभी हम लोग चौड़ा चौड़ा पट्टे वाला बैग खरीदते हैं ताकि हमारा आसानी से हम लोग उसको कैरी कर सके, दाब कम लगता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे। यहां पे देखिए कह रहा है कि किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा जाता है, ठीक है ना, भरा गया है। कह रहा है यह तेल दाब आरोपित करेगा। भाई देखो सबसे पहली बात तो ये रखो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये न्यूमेरिक वैल्यू लिख दिया। 2 लीटर का पात्र है, 500 ml डाला है। देखो पात्र चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें द्रव चाहे जितना मर्जी डाला गया हो, ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि स्थिर अवस्था में द्रव हर दिशा में सेम बल आरोपित करता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि केवल और केवल ये सब नहीं होगा, सभी दिशाओं में बल आरोपित करेगा, ठीक है ना। यहां तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है किसी पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखी बनाने का उद्देश्य क्या होता है। आप लोग देखते होंगे कि नाव जो होती है कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है ना। अरे देखो बनाना भी नहीं आ रहा, इस तरीके से ऐसे करके बनती है। क्योंकि वाटर का एक घर्षण लगता है जिसको तरल कर्षण बोला जाता है। इस तरल कर्षण को कम करने के लिए ही जो नाव बनाई जाती है धारा रेखी बनाई जाती है, तो रिड्यूस करने के लिए फ्लूइड ड्रैगन के लिए। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यहां पे देखिए कह रहा है कि आपसे ये क्वेश्चन को मैं ना उसमें करवा दूंगा। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होना है सबसे कम ए वाला होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं एक बार पढ़ ही देता हूं, अदरवाइज कुछ लोगों को लगेगा कि लगाए हैं बताए नहीं। देखिए कह रहा है कि किसी विभिन्न घनत्व लेकिन समान आकार वाली वस्तु ए बी सी को एक द्रव में डाला जाता है। निम्न परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और इनमें वस्तुओं पर लगने वाले उत्प्लावन बल के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है ए पूर्णतया द्रव मग्न हो गया। मतलब अगर मान लो ये टैंक है, एक पिंड ए है, आपके पास 3 पिंड है ए बी सी, ठीक है ना। ए पूरी तरीके से पानी में डूब गया। जब अगर ए पूरी तरीके से पानी में डूब गया तो इसका मतलब उत्प्लावन बल ए पे सबसे कम लग रहा है, सबसे कम लग रहा है। तो यही पूछ रहा है लगने वाला उत्प्लावन बल किसका आरोही क्रम क्या होगा, मतलब सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा हमें पता चल गया किस पे होना चाहिए, ए पे। तो हमें ये शुरू होगा इस तरीके से, बाकी चीजें हम यहां नहीं पढ़ेंगे। देखो सबसे कम बी है, नहीं होगा आंसर। सबसे बराबर तो होगा ही नहीं, ए बराबर बी बराबर सी नहीं होगा। सबसे कम ए दिया, इसी से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको मैं बायोंट फोर्स का एक चैप्टर लूंगा, उसमें एक बार क्वेश्चन को फिर से ले लूंगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ फोर्स और प्रेशर ही केवल पढ़ाऊं तो ज्यादा आसान रहेगा। ज्यादा होच पोच हो जाता है तो आप लोगों को दिक्कत होती है। चलो यहां देखिए कह रहा है एक वस्तु पानी में तैर रही है और उसके आयतन का 1/4 भाग पानी की सतह के ऊपर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो अगर वस्तु तैर रही है, थोड़ा सा विभाग अगर पानी के ऊपर है, इसका मतलब इस पे कुछ ना कुछ बायोंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी तो वो उसको ऊपर निकाले हुए है, अदरवाइज पूरी तरीके से डूब जाता ना। तो पहले कह रहे हैं वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन बल वस्तु पर बल के बराबर भार से अधिक है। एक सेकंड, हाँ, वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन बल, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक है। हाँ बिल्कुल सही है, अधिक है, तभी तो इसको थोड़ा भी तैरा पा रहा है, चाहे 1/4 हो चाहे पूरा हो, कुछ भी हो, तैरा पा रहा है तो अधिक लग रहा है। दूसरा कह रहा है वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है। वस्तु के भार से अगर कम होता तो वस्तु पूरी डूब जाती, ये भी आंसर नहीं होगा। वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होता तो अलग कंडीशन आ जाती, तैरता वहां पे, ठीक है ना। वस्तु पर कोई, ये गलत है, कोई तो लग ही नहीं रहा, तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाता है। इस चैप्टर इसको मैं एक बार फिर से लूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें ना कुछ टॉपिक और रह रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर 1-2 क्वेश्चन और थे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अगर कोई ईंट है, ईंट हो या कोई भी चीज हो, ईंट 2 तरीके से रखा जाता है, एक तो पुट्ठा करके एक खड़ा करके, ठीक है ना। तो कह रहे हैं लगने वाला दाब क्या करेगा। पहली बात कह रहे हैं दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल जी, प्रेशर क्या होता है, F/A होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती ही तो होता है, पहला आंसर सही है। दूसरा कह रहे हैं दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है क्या। अरे गलत कह रहा है ये,
दाब जो है अगर हम बल नीचे लगा रहे हैं तो दाब भी तो नीचे ही लगेगा ना, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा आपसे कह रहे हैं क्या, एक सेकंड, तीसरा आपसे कह रहे हैं दाब और बल का मात्रक एक समान होता है, नहीं, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये गलत हो गया। तो केवल ए सही है, कौन सा, केवल और केवल ए सही है आपका। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यह फिर से कह दिया, कह रहा है लोग प्रायः कपड़े का गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं, इसमें से मदद होती है क्योंकि ये क्या काम करता है, दाब को घटाता है, संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब घटाता है। हाँ, संपर्क क्षेत्रफल में वृद्धि करने से दाब घटता है, दाब घटता है, तभी हम लोग ये पगड़ी रखते हैं, ठीक है ना। संपर्क क्षेत्र घटाने से दाब घटता है, बी भी यही दे रखा है, संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब घटता है, संपर्क क्षेत्र के घटने से दाब घटता नहीं, संपर्क क्षेत्र में वृद्धि से दाब घटता है, ये घट गया। संपर्क क्षेत्र में वृद्धि से बल का कोई बात ही नहीं, बल की कोई चर्चा नहीं होती, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है ना। चलो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से पढ़िएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, स्थिर अवस्था में द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है, भाई ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, ऑल एक्ट ऑन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना, ये मैंने आपको फोटो भी दिखा के बता दिया। अच्छा देखिए कह रहा है हम वायुमंडल के बाहर से पिचकते नहीं है, क्यों, देखिए हम लोग खड़े हैं तो एयर प्रेशर, वायुमंडल का कई सारा दबाव हमारे ऊपर होता है, हम लोग स्थिर अवस्था में क्यों रहते हैं, मतलब क्यों बने रहते हैं, हम लोग पिचकते क्यों नहीं है, आपके एनसीआर उसका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग इसलिए नहीं पिचकते हैं कि जितना वायुमंडल हम पे बल लगा रहा है, हमारे अंदर ब्लड जो है उतना ही बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, तो बाहर से इधर से लगने वाला प्रेशर और अंदर से लगने वाला प्रेशर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारी शरीर पिचकती नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, तो चौथा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होगा। बाकी आपको एलिमिनेट करके दिखा देता हूं। कह रहा है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है, अगर अधिक होता भीतर का दाब ना तो फच से खून आ जाता बाहर, सॉरी ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, तो बाहर की तरफ ब्लड निकल आता। तभी कभी क्या होता है ना, आप पहाड़ी की ऊंचाइयों पे चले जाओ, बहुत ऊंचाई पे चले जाओगे ना, तो इतना दबाव वहां पे कम हो जाता है वायुमंडल का, शरीर का दबाव वही रहता है, जिसकी वजह से कई बार आंख और कान नाक से ब्लड आने लग जाता है, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर, अधिक होगा तो निरस्त नहीं करेगा, यह भी गलत है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम होता तो पिचक जाते हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो ये कह रहा था पिचकते नहीं क्यों, क्योंकि बराबर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा। अगर आप वीडियो को यहां तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यकीन मानो लास्ट तक देखना। डेली अभी अल्टरनेट डेज पे एक दिन मैथ एक दिन साइंस करके क्लासेस अपलोड हो रही हैं, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर और स्पीड में क्लासेस चलने लग जाएंगी। पूरी क्लास देख लेना, अगर बेसिक क्लियर है तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी आप लोग फेल नहीं हो सकते, यानी कि कम नंबर नहीं आएगा, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। चलो देखिए कह रहा है नीचे दिए गए आयताकार एक पात्र जाल में भरी गई कोई द्रव है, तो कह रहा है द्रव दाब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ सी है, ये बी है, ये ए है। मैंने बोला था जो सबसे नीचे होगा उस पर अधिक दाब लगेगा, तो सी पर सबसे अधिक दाब, फिर बी पर, फिर ए पर, तो बी पर फिर ए पर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ चर्चा कर लिया था, ठीक है ना। तो ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था, हाँ इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और इसका मैं अभी इसमें जो होता है बल वाले चैप्टर में ही ना द्रव वाले से कुछ क्वेश्चन बनते हैं डेंसिटी वगैरह को, तो उसको मैं डेंसिटी वाले चैप्टर को एक अलग से ले लूंगा, तो बचे हुए जो क्वेश्चन थोड़े बड़े थे उनको मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अल्टरनेट डेज पे आपकी मैथ की भी सीरीज चल रही है, उसको भी आप लोग देखते रहिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।